पीसीओएस है और उसके साथ साइकिल्स रेगुलर है तो एक 25 ईयर ओल्ड वुमेन को बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं। अब ऐसी पेशेंट आती है मेरे पास जो ओसीपी पे है टू मेंटेन द पीरियड्स, उसे क्या करना चाहिए? हमने एग बनाने की दवाइयाँ उन्हें दी, साथ ही हम सीमन एनालिसिस भी कराते हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि एटलीस्ट मेल फैक्टर बिल्कुल नहीं है। मगर ये एग कैसे बनाते हैं, क्योंकि इनमें तो मुश्किल है, पीसीओएस वाले पेशेंट्स में तो पता ही नहीं चल रहा है, तो क्या तरीके हैं? जो एज रिलेटेड डिक्लाइन होना है विच इज़ इक्वलेंट इन बोथ पीसीओएस और नॉन पीसीओएस, वो तो होगा ही होगा। कोई विमेन है सेम, अब वो कैसे पता करे कि उसको ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मिसकैरेज रेट तो स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसीज में भी बहुत ज़्यादा रिपोर्टेड है। आजकल एक तो प्रेगनेंसी टेस्ट बहुत जल्दी हो जाता है। पीसीओएस में जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें कोई एबनॉर्मलिटी भी होती है या ज़्यादा रिस्क होता है एबनॉर्मल बच्चे में पीसीओएस से? It is a problem that can be passed on to generations altogether, and we are responsible for nurturing our babies. Hi all, welcome to another episode of Fertility Focus। और हमने पिछले पॉडकास्ट पर बात किया था पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में, क्यों होता है, कैसे होता है, इसका क्या इलाज होता है। आज का ये पॉडकास्ट उन कपल्स के लिए है जिनकी वाइफ को पीसीओएस है और वो प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हैं। सो हाउ कैन समबडी हु हैज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम प्लान प्रेगनेंसी, और उन्हें कब कैसे इलाज की ज़रूरत पड़ती है, इस बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन के लिए हमारे साथ हैं गौरव सर। हाय सर। सो हाय एवरीवन। जैसा मैडम हमने पहले लास्ट पॉडकास्ट में बात कर चुके पीसीओएस के बारे में, और आज हम मेन मुद्दे के बारे में बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में पीसीओएस का क्या रोल है। ठीक है, अब आज का पॉडकास्ट में मैडम मैंने कुछ सिनेरियोज़ के हिसाब से रखा है, वो सिनेरियो जिसमें पेशेंट हमारे पास आते हैं और जैसे क्वेश्चन रखते हैं, राइट। तो पहला सिनेरियो है एक 25 साल की लड़की जिसको पीसीओएस है, ठीक है, और उसकी साइकिल जो है रेगुलर है। अब वो आपके पास आती है, अब वो उसके जो मन में क्वेश्चन है कि मैडम मुझे प्रेग्नेंट होना है, मेरी साइकिल रेगुलर है, मगर मेरे को पीसीओएस है, कितने चांसेस हैं, कितना वक्त लग सकता है और क्या तरीका है स्पॉन्टेनियसली और नेचुरली कंसीव करने का विद पीसीओएस? गौरव, जैसा आपने सिनेरियो बताया, पीसीओएस है और उसके साथ साइकिल्स रेगुलर है तो एक 25 ईयर ओल्ड वुमेन को बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर साइकिल्स बराबर आ रही हैं, ओवुलेशन ठीक टाइम पे हो रहा है, तो उनका प्रेगनेंसी का उतना ही चांस है जितना किसी और फीमेल का जिसको पीसीओएस नहीं है। पर देन पीसीओएस के साथ जो एडेड दिक्कतें होती हैं, जैसे हमने पहले भी बात किया था कि उनको हाई बीपी शुगर होने का रिस्क होता है, तो उसकी मॉनिटरिंग, उसके टेस्ट वो प्रेगनेंसी से पहले भी कराने चाहिए और प्रेगनेंसी के दौरान भी कराने चाहिए। एवरी मंथ देयर चांस ऑफ प्रेगनेंसी इज अराउंड 15% इन एन एवरेज वुमन हु इज 25 ईयर ओल्ड। सो उतना ही चांस एक पीसीओ की वुमेन में भी होता है। उनको तुरंत जाके किसी गायनेकोलॉजिस्ट को रश करने की ज़रूरत नहीं है, वो नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन पे दोबारा टिकते हैं कि कितना वक्त वेट करें, वो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना या साल भर, कितना वक्त करें? जैसे बाकी लोगों के लिए कहते हैं अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स अगर 1 साल तक हो रहा है और उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं आती है रेगुलर साइकिल्स में, तो उसके बाद हमें ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। इस दौरान अगर आप बहुत कंसर्न्ड हैं तो आप ओवुलेशन को थोड़ा अच्छे से टाइम करके देख सकते हैं। आप ऐप्स यूज़ कर सकते हैं, किट्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि वो बिल्कुल फर्टाइल विंडो आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कब ट्राई करना है। बट अगर 1 साल नहीं हुआ है, 2-4 महीने हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा इलाज लेने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। ओके, अब इस सिनेरियो को थोड़ा सा चेंज करते हैं मैडम, जहाँ पे इस सिनेरियो में तो हमारे पास पेशेंट वो थे जिसके पीरियड्स रेगुलर थे। अब ऐसी पेशेंट आती है मेरे पास जो ओसीपी पे है टू मेंटेन द पीरियड्स, उसे क्या करना चाहिए? वो भी या घर पे बैठे इंतज़ार करे या फिर आपके पास आए और कुछ ट्रीटमेंट है जिससे थोड़ी सी जल्दी वो प्रेग्नेंट हो पाए? और जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे होते हैं उन्हें एडवाइस करते हैं कि वो पहले पिल्स छोड़ें, नॉर्मल साइकिल रिज्यूम हो रही है नहीं हो रही है ये देखें। अगर नॉर्मल साइकिल रिज्यूम हो जाती है तो उस साइकिल को ट्रैक करना चाहिए बाय मीन्स ऑफ अल्ट्रासाउंड फॉलिकल मॉनिटरिंग, यानी घर पे बैठ के शायद वो नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास आना चाहिए देखने के लिए कि अपने आप से एग बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये फीमेल्स जिनकी साइकिल डिलेड होती हैं, इरेगुलर होती है, मोस्टली इनमें जो एग होता है वो लेट बन रहा होता है। तो आम अगर 30 दिन की साइकिल है, एग करीब 16वें दिन तक बनता है, बट अगर हमारी ये साइकिल 40वें दिन की हो जाएगी तो एग 26वें दिन बनेगा।
तो फर्टाइल विंडो आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। तो ये फीमेल्स जिनकी साइकिल लेट होती है उन्हें जल्दी ट्रीटमेंट लेना चाहिए, फॉलिकल मॉनिटरिंग करानी चाहिए, ये देखने के लिए कि वो कौन सा टाइम है जब उन्हें प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। और बहुत बार इसमें हमने देखा है कि एग बनता ही नहीं है, पीरियड तो आ जाते हैं 35-40 दिन पे, पर एग नहीं बनता। सो दीज वुमेन विल रिक्वायर सम और द अदर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट जो हेल्प कर सके उन्हें एग बनाने में, या जो बन रहा है उसका फर्टाइल विंडो आइडेंटिफाई करने के लिए। इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला क्वेश्चन है मैडम कि कोई वुमेन है सेम, अब वो कैसे पता करे कि उसको ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो गौरव, जैसे हमने बात किया फॉलिकल मॉनिटरिंग का, एक वो तरीका है, पर वो तरीका क्या है कि आप मल्टीपल विजिट के लिए जाते हैं, इंटरनल अल्ट्रासाउंड होता है, थोड़ा सा कम्बरसम है। ऐसे ही एक ब्लड टेस्ट होता है प्रोजेस्टेरॉन का, तो पीरियड के 21वें दिन अगर ब्लड टेस्ट कराया जाए, वो पॉजिटिव आ जाए तो मतलब इसका मतलब एग बना था इस महीने। 21वें दिन वो नेगेटिव आए तो उसको 28वें दिन पे रिपीट कराएं। मान लो लेट एग बना, बाद में रिलीज हुआ, उस टाइम पे भी अगर नेगेटिव आया तो ये मान लेना चाहिए कि अपने आप से एग नहीं बन रहा है। और अगर फर्टाइल विंडो की बात करते हैं, ओवुलेशन किट्स होती हैं, पर अगर साइकिल डिलेड है तो हमें ये सोचना चाहिए कि मान लो 35 दिन का साइकिल है तो ओवुलेशन करीब 20वें दिन हो रहा होगा, तो 15वें दिन यानी 5 दिन पहले से एक्सपेक्टेड ओवुलेशन किट यूज़ करना चाहिए। पर इसमें ओवुलेशन किट में ना एक समस्या आती है, जो PCOS वुमेन होती हैं, ओवुलेशन किट नापती है LH हार्मोन को, और वो उनमें हो सकता है बेसलाइन ऑलरेडी बढ़ा हो। तो किट शुरू में हमारी नेगेटिव आनी चाहिए जब तक अंडा बन के रिलीज नहीं हुआ है। इन विमेन में किट इनवैलिड आने लग जाती है क्योंकि लेवल ज़्यादा होते हैं, तो शुरू से पॉजिटिव या कोई भी लाइन ना आना, तो हमें किट इनवैलिड मिलती है। सो ओवुलेशन किट बहुत बार हमने देखा है PCOS वुमेन यूज़ नहीं कर पाती है बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। सो ये 3-4 तरीके जो बात किया, ऐप ट्रैकिंग हो गया, फॉलिकल मॉनिटरिंग हो गया, ओवुलेशन किट हो गया, प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट हो गया, ये हेल्प करेगा उन्हें डिसाइड करने में कि ओवुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा मैडम, ये तो पता चल गया ट्रैकिंग से कि भाई आपको आना पड़ेगा, आपको प्रोजेस्टेरॉन LH या अल्ट्रासाउंड से पता चल सकता है कि एग के बारे में। मगर ये एग कैसे बनाते हैं, क्योंकि इनमें तो मुश्किल है, PCOS वाले पेशेंट्स में तो पता ही नहीं चल रहा है, तो क्या तरीके हैं? और जैसा हमने पिछले पॉडकास्ट में बात किया था कि देखो PCOS में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एग नहीं बन रहा था, तो हमें फ्रॉम द स्टार्ट ट्रीटमेंट वैसा ही रहेगा। हम लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में एडवाइस करेंगे, एक्सरसाइज के बारे में एडवाइस करेंगे, डाइटरी चेंजेस बताएंगे, ब्लड टेस्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना है। तो कभी कभार इंसुलिन सेंसिटाइजर्स ऐड करते हैं और इसी से ही जो लेट एग बन रहा होता है वो टाइम पे बनने लग जाता है। पर मोस्टली ये सारी चीज़ों का असर आने में 2 से 3 महीने लगते हैं। सो वुमेन हु आर वेरी ईगर, उनको साथ में हम एग बनाने की दवाइयाँ ऐड करते हैं। आपने सुना होगा क्लोमिफिन नाम से पहले दवाई आती थी और आजकल लेट्रोजोल नाम से आती है। तो ये कुछ टैबलेट्स हैं जो 5 दिन के लिए ली जाती हैं पीरियड के शुरुआती दिनों में, और इनसे इंश्योर हो सकता है कि जो एग लेट बन रहा है वो टाइम पे बन जाए, या फिर जो एग नहीं बन रहा है वो एटलीस्ट एग बनने लग जाए। बट अगैन बन रहा है या नहीं बन रहा है उसको ट्रैक ज़रूर करना पड़ेगा बाय मीन्स ऑफ अल्ट्रासाउंड या फिर LH किट जो हमने बात किया। सो एग बनाने के लिए सिर्फ एग की दवाइयाँ नहीं, पूरा एक होलसम होता है कि हम लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं, इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करें, क्योंकि एग सिर्फ बनाना इंपॉर्टेंट नहीं, उसकी क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो क्या अब हम एग क्वालिटी की बात करें तो क्या PCOS वुमेन में एग क्वालिटी ख़राब होती है? गर्व, क्योंकि मेल हार्मोन एक्सेस है तो उसकी वजह से ऐसा देखा गया है कि PCOS वुमेन चाहे वो एग बना रही है या नहीं बना रही है, प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं, मिसकैरेज रेट ज़्यादा होता है, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड होती है। सो ये कहीं ना कहीं सारा रिलेटेड है कि एग की क्वालिटी कैसी है, क्योंकि इवेंचुअली देखो मेल हार्मोन ओवरी के लेवल पे भी बढ़ रहा होता है। सो ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरह काम कर रहा है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो हमें ये इंश्योर करना कि एग अच्छा बन जाए, इसलिए बाहर से दवाइयाँ देनी पड़ती है, चाहे पीरियड रेगुलर आ रहे हो और प्रेगनेंसी नहीं हो रही हो तब भी। क्योंकि अगर पीरियड रेगुलर आ रहे हैं और तब भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं शायद एग बहुत अच्छा नहीं बन रहा होगा, और उस पर हमें फोकस करना चाहिए अगर हम बाकी सारे फैक्टर्स को रूल आउट कर चुके हैं। सर देखो, फॉर मी आई एम एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट, तो मेरे लिए एग और एज का बड़ा कोरिलेशन है कि भाई जहाँ ज़्यादा एज होगी आपकी एग की क्वालिटी कम हो जाएगी और क्वांटिटी तो कम हो ही रही है। तो ये पेशेंट स्पेशली जो PCOS है जिन्हें, क्या इन्हें एग फ्रीजिंग कंसीडर करनी चाहिए बिफोर मैरिज इवन? अगर दे आर यंग तो इन्हें इस तरह सोचना चाहिए कि भाई मुझे पता है बाद में मेरी क्वालिटी और ख़राब हो सकती है विद एज, तो मैं अभी एक फ्रीजिंग सोच लूँ या जल्दी शादी कर लूँ?
पीसीओएस वुमेन पर से बिकॉज ऑफ पीसीओएस ज़रूरी नहीं है कि उन्हें जल्दी शादी करनी चाहिए या जल्दी बच्चा करना चाहिए शादी होते। अगर हम एग रिजर्व की बात करते हैं तो इनमें एएमएच अच्छा होता है, एग रिजर्व अच्छा होता है। एग क्वालिटी हमें पता है कि 19 होती है, थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी लोग बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। बट क्या एग फ्रीजिंग से हम उस क्वालिटी को अच्छा कर पाएंगे? नहीं। जो एज रिलेटेड डिक्लाइन होना है विच इज़ इक्वलेंट इन बोथ पीसीओएस और नॉन पीसीओएस, वो तो होगा ही होगा। तो अगर हम बात करते हैं क्या हम एग क्वालिटी को बेटर कर सकते हैं बाय फ्रीजिंग? नहीं कर सकते। पर क्या बाय लाइफस्टाइल चेंजेस हम एग क्वालिटी को बेटर कर सकते हैं? तो हाँ। तो हमें इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन फ्रीजिंग वट एवर एग्स वी हैव और फिर बाद में देखेंगे उनके साथ क्या होगा, हमें लाइफस्टाइल चेंजेस लाने चाहिए। और 30 के बाद तो वैसे भी मिसकैरेज रेट, एनुप्लॉइडी इंक्रीज होता है। 35 के बाद एग रिजर्व बहुत फॉल करता है। तो एनी हाउ समबडी शुड प्लान अ प्रेगनेंसी। जब भी शादी होती है तो इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए रादर देन जस्ट पीसीओएस और नॉन पीसीओएस। ये एज वाली बात पे हम बाद में आएंगे बिकॉज आई हैव अ क्वेश्चन फॉर दैट। अभी फिलहाल जो मोर फोकस ऑन कि चलिए अब आप ट्रीटमेंट के लिए आगे आईवीएफ सेंटर में, आपको पीसीओएस है, अब किस ट्रीटमेंट के लिए जाए हो? आईयूआई और सीधा आईवीएफ, क्या उनके लिए सही रहेगा? क्या चांसेस हैं? जब भी हम एक पीसीओएस वुमेन का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो हमने एग बनाने की दवाइयाँ उन्हें दी, साथ ही हम सीमन एनालिसिस भी कराते हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि एटलीस्ट मेल फैक्टर बिल्कुल नहीं है उसमें। एग बनाने की दवाई पे हर बार एग बन भी रहा है और वो जब टाइम्ड इंटरकोर्स करें यानी फर्टाइल विंडो आइडेंटिफाई करके ट्राई करें, उसके बावजूद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है फॉर गुड 6 months, दैट टेल्स अस दैट प्रोबेबली दे आर नॉट गेटिंग प्रेगनेंट नॉट बिकॉज ऑफ पीसीओएस बट कोई और फैक्टर है। तो उसको कंसिडर करते हुए हमें आगे मूव ऑन करना चाहिए, ट्यूब्स को इवैल्यूएट करना चाहिए। अगर ट्यूब में इशू आएगा तो हमें आईवीएफ के लिए सीधा सोचना चाहिए, और अगर नहीं, ट्यूब्स ठीक है, सीमेन ठीक है, एग भी ठीक बन रहा है, तो हमें उसको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी की तरह लेते हुए आईयूआई से ट्राई करना चाहिए। पर इसमें इम्पॉर्टेंट है कि कपल क्या चाहता है। ऐसा नहीं कि सबको आप सब एक तरीके का इलाज बता दो। देयर वुड बी कपल्स जो बहुत एप्रीहेंसिव होंगे फॉर वेरियस रीजन, सोशल रीजन, पर्सनल रीजन, एज, उनका वर्क प्रोफाइल, और वो चाहेंगे कि उन्हें जल्दी रिजल्ट मिले। दे मे नॉट बी वेरी कीन कि वो 6 महीने तक वेट करें। 3 महीना ओवुलेशन हुआ, प्रेगनेंसी नहीं आई, मोस्ट ऑफ द कपल्स गेट ईगर, दे गेट रेस्टलेस कि अब क्यों नहीं हो रही प्रेगनेंसी, अब तो एग बन गया ना। सो यू हैव टू कीप टेलिंग देम ऑल द टाइम कि प्रेगनेंसी के चांसेस हर महीने इतने हैं, 15% हम एनहांस कर सकते हैं आईयूआई से कंबाइन करके, और आईवीएफ की अगर ज़रूरत है तो वो कब है। तो बोला जाता है इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना समय है आपके पास, और हमें ये पता है कि आईवीएफ से चांसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। तो आईवीएफ पे ये भी देखा गया कि ये पीसीओएस पेशेंट, व्हाट आई सी ऑल्सो इन एम्ब्रियोलॉजी, के दिस इन पीसीओएस पेशेंट्स में ना एन्यूप्लॉइडी बढ़ जाती है। नंबर तो बहुत निकलते हैं, नंबर आपको 20-30 अंडे मिल जाएंगे, एग्स मिल जाएंगे, मगर उनमें से जो एम्ब्रियोज बनेंगे, एक तो उनके नंबर कम हो जाते हैं और दूसरा उनमें एन्यूप्लॉइडी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। तो कुछ और जिससे एन्यूप्लॉइडी कम हो पाए, या सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही है? आई थिंक ये रहेगी, एक्सेप्ट कर लेंगे, ये तो होगा ही। इनमें इंजेक्शंस का अगर हम डोज कम करके चले तो उससे थोड़ा बहुत इसमें फ़ायदा हो सकता है, और बाकी लाइफस्टाइल चेंजेस ऑफ कोर्स। तो पीसीओएस में क्योंकि एग रिजर्व अच्छा होता है तो हमें इंजेक्शंस उतने ज़्यादा डोज में लगाने की ज़रूरत नहीं होती आईवीएफ में जितने बाकी लोगों को लगते हैं। एंड वी शुड नॉट एम फॉर 20-30 एग्स और समथिंग। 10-12 एग पर्याप्त होते हैं अच्छी आईवीएफ साइकिल के लिए। सो हमें दोनों चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए, नॉट टू मच स्टिमुलेशन, नॉट टू मैनी एग नंबर, बिकॉज इन्हीं पेशेंट्स में एक्चुअली ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन का भी रिस्क होता है। यही मेरा अगला क्वेश्चन था कि भाई इन पेशेंट्स में ओएचएसएस का कितना रिस्क होता है? और प्रैक्टिकली जो आजकल हम प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं आईवीएफ में, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन तो होती है पर ओएचएसएस, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, नहीं होता। बिकॉज जितने भी एग्स रिट्रीव होते हैं उनके एम्ब्रियोज तैयार करके वी फ्रीज ऑल, हम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। जो हम प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, जो ट्रिगर यूज़ कर रहे हैं, जो इंजेक्शन जिसकी वजह से मेनली ओएचएसएस रिलेटेड है, एचसीजी का इंजेक्शन, आजकल उसको रिप्लेस करके सेफर इंजेक्शन जीएनआरएच एगनिस्ट यूज़ कर रहे हैं, और जब उसके बाद फ्रीज कर देते हैं, बाद में हम इस हार्मोन के रिवर्सल के लिए एंटागनिस्ट इंजेक्शन लगाते हैं, तो ये जो बढ़े हुए हार्मोन होते हैं किसी तरीके से हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं। कुछ हैवीनेस, क्रैम्पिंग, पेट में ओवरीज के आसपास पानी दिखाई देना है, ओवरी का साइज़ बढ़ाना, ये 3-4 दिन तक रह सकता है,
But we are seeing zero OHSs these days in all IVF centers because of better stimulation protocols and better injections. But of course अगर कोई updated नहीं है, wisely use नहीं कर रहा है, तो हाँ OHSs रिपोर्ट हो जाता है. दैट्स नाइस कि अब ऐसे इंसिडेंसेस बहुत कम हो गए हैं OHSS के. अच्छा, एक PCOS पेशेंट आपके पास IVF के आती है, तो आप एक फिगर दे सकते हो कि आपका प्रेगनेंसी का चांस ये है ऑन द एज ग्रुप वाइज. मैंने पहले आपको एक सिनारियो दिया था जहाँ मैंने 25 साल की लेडी की बात करी थी. ऐसा भी हो सकता है आपके पास 35 साल की एक लेडी है, ठीक है, शी जस्ट गॉट मैरिड एंड उसको और बढ़ाते हैं. क्या वो उससे भी IVF की तरफ सोचना चाहिए या सीधा IVF कराना चाहिए? और अगर IVF करवाना चाहिए तो चांसेस क्या हैं प्रेग्नेंट होने के उसके विद IVF? और एज वी डिस्कस्ड, अगर 35 साल के हैं तो उन्हें बताना ज़रूरी है कि जो एज रिलेटेड चेंजेस हैं, चाहे कितना भी एग रिजर्व है, वो उस पर ज़रूर आएंगे ही आएंगे. सो नाउ इनकी ट्रायल पीरियड पे डिपेंड करता है, ट्यूबल स्टेटस पे डिपेंड करता है और सीमेन पे डिपेंड करता है कि हमें एक्चुअली ओवुलेशन इंडक्शन यानी एग बनाने की दवाई पे जाना चाहिए, IUI के साथ कंबाइन करना चाहिए या सीधा IVF के लेना चाहिए. अगर ऑब्वियस रीज़न है, सीमेन पैरामीटर्स ख़राब है, ट्यूब ख़राब है, तो हम IVF के लिए सीधा ले सकते हैं. जहाँ तक एग बनाने की दवाई की बात है, 35 साल में वी फील दैट एग बनाने की दवाई अगर आप दे रहे हो तो उसको 6 महीना मत दो, आप 2 महीना दो. टाइम इंटरकोर्स समझाओ. क्विकली अगर नहीं होता है, यू कैन कपल इट विद IUI सो दैट नेचुरल ट्राई विद IUI अराउंड 3-4 मंथ्स अगर कर लेता है कपल और उसमें भी प्रेगनेंसी नहीं आती है, देन वी कैन काउंसिल देम फॉर IVF. बहुत लंबा सिंपल ट्रीटमेंट से चलते रहने पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनको जल्दी प्रेगनेंसी आएगी. ऑल्सो व्हेन वी टेक अ हिस्ट्री, 35 साल की विमेन जिसके कभी भी रेगुलर पीरियड नहीं थे, आप उनसे हिस्ट्री लो कि शादी को 5 साल हो गए पर बिना दवाई के पीरियड ही नहीं आए, तो प्रैक्टिकली उनका ट्रायल पीरियड 5 साल नहीं है, उनका ट्रायल पीरियड 0 है, क्योंकि एग तो बना ही नहीं. उनमें आप थोड़ा लंबा ट्रायल दे सकते हैं, एग बनाने की दवाई दे या फिर उनको टाइम इंटरकोर्स समझाए और फिर वो IUI के लिए जाए 3 साइकिल. बट स्टिल 6 मंथ्स इज़ अ गुड टाइम पीरियड जिसमें अगर फर्टाइल विंडो में ट्राई किया गया है तो प्रेगनेंसी आ जानी चाहिए सूनर और लेटर. नहीं आती है तो IVF के लिए काउंसिल करना चाहिए. मेरा मेन क्वेश्चन अगेन, चांसेस IVF से. IVF से अगर हम बात करते हैं तो PCOS के लिए अलग नहीं है. 2 A ग्रेड एम्ब्रियोज, 2 A ग्रेड ब्लास्टोसिस्ट अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं एट एन एज लेस देन 30, वी गेट अराउंड 70% प्रेगनेंसी रेट. The higher we go up, the pregnancy chances go down. If you're talking more than 35, maybe it is somewhere around 50 to 60 and around 40 less than 30. Okay. But this is all we are talking जब हम A grade embryos तैयार कर रहे हैं. और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ जेनेटिक रीजंस. एसेंशली जो एनिप्लॉइडी रेट आपने बात किया जो एज के साथ बढ़ता है, अगर हम उसको भी टेस्ट करके चल रहे हैं, सो सिंगल एम्ब्रियो कैन गिव अस गुड प्रेगनेंसी रेट इन ऑल द एज ग्रुप्स अगर वो जेनेटिकली टेस्टेड है तो. अब यही एनिप्लॉइडी वाली बात पे मैडम के जैसी बात हुई हमारे एनिप्लॉइडी की, तो क्या मिसकैरेजेस ज़्यादा होते हैं PCOS में, और वुड यू रिकमेंड गोइंग फॉर PGTA एनिप्लॉइडी टेस्टिंग फॉर ऑल द पेशेंट्स? नो, आई वुड नॉट रिकमेंड टू गो फॉर PGTA. देखो, मिसकैरेज रेट तो स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसीज में भी बहुत ज़्यादा रिपोर्टेड है. आजकल एक तो प्रेगनेंसी टेस्ट बहुत जल्दी हो जाता है, तो इतनी प्रेगनेंसीज जो पहले अनडिटेक्टेड थे वो डिटेक्ट हो रही हैं, मिसकैरेज में आ रही है, बायोकेमिकल में आ रही हैं. PCOS में ये रेट ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस. स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन में भी मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सबको PGTA के लिए जाना चाहिए. उल्टा लाइफस्टाइल चॉइसेस पे जाना चाहिए, लाइफस्टाइल चेंजेस पे जाना चाहिए. आप प्रेगनेंसी प्लान करें, एक ऑप्टिमल वेट में प्लान करो. आप ये देखो कि आपके बाकी सारे पैरामीटर्स, थायराइड, शुगर, BP, ये सब कंट्रोल्ड है. 3 महीने का अच्छे से अपने आप को टाइम दो और उसके बाद आप प्रेगनेंसी प्लान करो. आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन केटर देयर. देन रिगार्डिंग पीपल जिनके ओबेसिटी इन इट सेल्फ इज़ अ रीज़न जिसकी वजह से प्रेगनेंसी लेट भी आती है, मिसकैरेज भी होता है. तो ये जो फैक्टर्स हैं हमें इस पे काम करना चाहिए रादर देन एडवाइजिंग PGTA फॉर ऑल. ओके. वेदर समबडी इज ट्राइंग फॉर इवन IVF, उसमें भी जस्ट बिकॉज PCOS में ज़्यादा चांस होता है इसका मतलब ये नहीं कि हम जेनेटिक टेस्टिंग करें. ओके, गॉट इट. अच्छा, चलो प्रेगनेंसी आ गई है, अब इन PCOS पेशेंट्स को कोई कॉम्प्लिकेशन भी होती है प्रेगनेंसी में, या ये भी नॉर्मल रहती है जैसे बाकी पेशेंट्स उनकी तरह नॉर्मल रहते हैं? कर अगेन वेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है. अगर आइडियल वेट में अचीव हुई है प्रेगनेंसी, अगर बेसलाइन हमारा जो हमने OGTT शुगर टेस्ट की बात की वो सब ठीक है, कोई BP नहीं है, कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, कोई मेडिकल रिस्क नहीं है, अगर ऐसा रहता है तो मोस्ट ऑफ दीज प्रेगनेंसीज वुड बिहेव सिमिलर टू अ वुमेन हु डजंट हैव PCOS. बट अगर शुगर लेवल ज़्यादा है
तो इसके अंदर अगेन शुगर की वजह से मिसकैरेज रेट, बच्चे का वेट ज़्यादा होना, बच्चे के आसपास पानी ज़्यादा होना, इन्फेक्शन का रिस्क होना, बीपी अगर है तो समय से पहले बेबी की डिलीवरी होना, बेबी की ग्रोथ कम रहना जिसको ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन कहते हैं, सिजेरियन के चांसेस होना, ये सारे जो कॉम्प्लिकेशन रेट है ये एक प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। मेरा लास्ट क्वेश्चन प्रॉब्ली इस पॉडकास्ट का रहेगा कि पीसीओएस में जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें कोई एबनॉर्मलिटी भी होती है या ज़्यादा रिस्क होता है एबनॉर्मल बच्चे होने का पीसीओएस से? गर्व इंट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट बहुत डिसाइड करता है कि बच्चे का वज़न कैसा होगा और जो जेनेटिक्स मदर एक पास ऑन कर रही है। हमने बात किया कि पीसीओएस का कुछ कंपोनेंट जेनेटिक है, सो कुछ तो जीन्स वो फीमेल को अपने पास करेंगे। आगे अगर डायबिटिक मदर है, डेवलप हो जाती है डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के टाइम, तो बहुत बार देखा है इन बच्चों का वज़न बहुत ज़्यादा होता है। व्हेन दे आर बॉर्न दे आर ओवरवेट, जैसे जैसे ग्रो करते हैं चाइल्डहुड ओबेसिटी एंड अगर लाइफस्टाइल फैक्टर्स पुअर चॉइसेस रहती हैं तो इनमें भी आगे पीसीओ डेवलप हो सकता है। अगेन बिकॉज ऑफ दिस दे आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट अ मदर हु हैज़ पीसीओएस, उनको पता है उन्हें पीसीओएस है, उन्हें अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखना है। उन्हें प्रेगनेंसी में नियमित वज़न जो उनका गेन होना चाहिए, अगर ओबीज हैं तो कम वज़न बढ़ाना है, शुगर का ध्यान रखना है, मीठे का परहेज़ करना है, बार बार टेस्टिंग करानी है ताकि पता चल पाए शुगर तो नहीं है, अगर है तो उसको बहुत कंट्रोल रखना है ताकि वो असर बच्चे पे ना दिखाई दे। डिलीवरी के बाद से ही ध्यान रखना है कि हम अपने बच्चे को कैसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं। एज द चाइल्ड ग्रोस उसकी ईटिंग हैबिट्स उसका ध्यान रखना है, बिकॉज यू नो इट इज़ a problem that can be passed on to generations altogether and we are responsible for nurturing our babies. थैंक यू सो मच डॉक्टर रिदम, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए सारी चीज़ें। Well, this was all about how somebody who's wanting to get pregnant with PCOS can plan a pregnancy. बाकी आपके अगर और कोई सवाल हैं आपने PCOS की इंडिविजुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, हमारे नीचे व्हाट्सएप नंबर है। We would be happy to help you in your pregnancy journey. Keep watching our podcast for more informative videos. थैंक यू।